हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि नेचर में कितने टाइप के फोर्स पाए जाते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो नेचर में बेटा 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स एंड वीक फोर्सेस। क्लियर है? तो वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करता हूँ। तो पहले आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है कि इस अर्थ पर जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है और आप अर्थ के किसी भी एक लोकेशन पर हो सकते हो। ठीक है, लेट ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास कितना है m3। ठीक है, और इसका मास m4 है। तो अर्थ सभी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, इसको इस तरफ खींच रही है, इसको इस तरफ खींच रही है, इसको भी इस तरफ और इसको ऊपर की तरफ। क्लियर है? देखिए, अगर इसके ऊपर फोर्स न लगे तो गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम सब अर्थ के ऊपर एक तरीके से बाइंड है। क्लियर है बात आपको? तो आपको डायरेक्शन तो पता चल चुकी है फोर्स की, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ नहीं है, आपका वेट ही है और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी? टुवर्ड्स दी सेंटर होगी। क्लियर है बात आपको? सेकंड फोर्स की बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स। देखो, आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सेम काइंड ऑफ चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और लेकिन अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर रिपल्शन होगा और यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर है बात? मान लीजिए ये एक आपका एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के आपको पता है कि कोर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और बाहर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इन न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन की वजह से आपका क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। क्लियर है बात? देखिए, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। जो फोर्स नेसेसरी होता है किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है, वही क्या प्रोवाइड करवा रहा है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है बात आपको? चलिए, अब आप इस न्यूक्लियस को और जूम कीजिए। न्यूक्लियस में आपको दिखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ कि ना? तो अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन तो क्या करने चाहिए? रिपेल करने चाहिए। क्लियर है बात आपको? तो ये तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो फिर इस न्यूक्लियस का अस्तित्व ही कैसे है? ये एक साथ इकट्ठे ही कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए थे? दूर भागने चाहिए थे, परंतु ये इकट्ठे हैं। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक तीसरे काइंड का फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट होता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्लियर है? और उसी फोर्स के कारण ये न्यूक्लियस आपस में क्या है? इकट्ठे हैं। क्लियर हो रही है ये बात आपको? और चौथे टाइप का फोर्स होता है आपका वीक फोर्सेस, जिसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो हम 3 फोर्सेस के साथ मोस्टली डील करते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ और न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ। ठीक है, पहले 2 को हम डील करते हैं 11th क्लास में और इन तीनों को डील करते हैं क्लास 12th में। क्लियर है बात आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे आपने टेंशन फोर्स पढ़ी थी, है ना? पढ़ी है। टेंशन फोर्स भी आपका किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी मैं आपको वेक्टर में बता चुका हूँ। नॉर्मल फोर्स क्या होती है कि किसी भी सरफेस पर अगर आप कोई बॉडी रखते हैं तो ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है और ये फोर्स उस सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो आगे हम डील करेंगे, और थोड़ा सा आपको पता भी है फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि वो रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी किसका एग्जाम्पल है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। क्लियर हो रही है बात? तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को, जिसे हम FBD भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, बुक में ये सेपरेट टॉपिक के रूप में नहीं दिया गया है, उसको दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स कर पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं आपको इसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा रहा हूँ ताकि आने वाले टॉपिक आप और अच्छी क्लैरिटी से समझ पाएँ। ठीक है, तो FBD होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, आपके पास एक ये सिंपल सिस्टम है जिसमें मास m1 ये रहा, मास m2 ये रहा और ये एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट है।
तो अगर आपको पता है अगर ये ए से चला तो ये भी ए से मूव करेगा, ये आपकी जनरल सेंस बोल रही है। क्लियर है बात आपको? लेकिन अगर मैं सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, 2-3 ब्लॉक लगा दूँ, 2-3 पुली लगा दूँ, तो फिर मैं पूछूँ कि अगर ये ब्लॉक कितने से चल रहा था तो फलाना ब्लॉक कितने से नीचे जाएगा, तो आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प कौन करता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? आप पूरे सिस्टम को एक साथ मत देखो, आप हर एलिमेंट को देखो। क्लियर है बात? और हर एलिमेंट के मोशन को ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पर आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बात? FBD डायग्राम में सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को नोट करेंगे। नोट करें, मैंने क्या बोला है कि बॉडी पर लगने वाले फोर्स, जो बॉडी दूसरे पर लगा रही है उसको आपको नहीं देखना है। क्लियर है? अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसको आप सेपरेट कर लो पहले तो सिस्टम से। ठीक है, अब M1 पर क्या ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है जो कि किसके बराबर होगा? M1 इंटू जी के, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन T लगेगा, और ये कितने से नीचे जा रहा है? A से नीचे जा रहा है। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास M1। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से मैं M2 के लिए बोल सकता हूँ कि M2 पर यहाँ पर एक टेंशन लगेगी। क्लियर है? यहाँ पर उसका वेट लगेगा जो कि अर्थ लगा रही है, हाँ कि, और यहाँ पर धरती उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन R लगा रही होगी। क्लियर है बात आपको? तो दिस इज़ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, और ये A से इधर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखिए Mg और T बॉडी पर लग रहे हैं, ना कि बॉडी ने किसी के ऊपर लगाए। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। 3 ब्लॉक दे रखे हैं जिनका मास M1, M2 और M3 है, और वो एक दूसरे के साथ सटकर है, और फोर्स कितना लग रहा है? F। हर बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए देखिए, जब इसके ऊपर इस तरफ धक्का लगेगा तो M1 इस बॉडी के ऊपर इस तरफ धक्का लगाएगा, और M2 इसके ऊपर इस तरफ धक्का लगाएगा। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इस बॉडी ने इसके ऊपर इस तरफ लगाया तो ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ कह रहा हूँ मैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। क्लियर है बात आपको? चलिए अब आप अगर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो M1 को यहाँ रखें। M1 पर बाहर से क्या लग रहा था? F, और इधर से क्या मिला इसको? F12 मिला। ठीक है कि नहीं बात आपको? आप सिर्फ वही फोर्स दिखाएंगे जो M1 पर लग रहे हैं, M1 क्या लगा रहा है वो आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो M2 को अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो M2 का क्या हो जाएगा आपका? इधर से क्या आया? F21, और इधर से कितना आया? F23। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? और अगर मैं M3 का बनाऊं तो M3 पर कितना आएगा बेटा? आपका F32। क्लियर है? क्या ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गए? नहीं, इनके वेट भी तो रहते हैं अभी, M1G। ठीक है, और ऊपर की तरफ धरती से क्या मिलेगी? एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, लेट इसको R1 नाम दे दिया। इस केस में क्या आ जाएगा? R2, और इसका खुद का वेट M2G, और यहाँ पर आ जाएगा M3G, और यहाँ पर आ जाएगा R3। नाउ दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2 एंड M3। ठीक है, अब आपको इस ब्लॉक का बनाना है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? तो आपको पता है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है नीचे की तरफ, लेटिस का मास m है। ठीक है, और क्योंकि एक सरफेस पर रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है बात आपको? तो अगर आप देखें तो इसी के ऊपर ये सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे हैं। कल को अगर मैं यहाँ पर एक पुलिस दिखाता और रस्सी के थ्रू यहाँ से ये इस तरीके से मान लो है, और रस्सी के थ्रू होते हुए यहाँ पर एक ब्लॉक दिखाता, तो फिर आपको यहाँ पर एक टेंशन भी दिखानी पड़ती इसके फ्री बॉडी डायग्राम में। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो आप बोलोगे कि Mg नीचे है जी, और रिएक्शन ऐसे है। अगर ये सिर्फ इतना ही है, ब्लॉक होता, अगर ब्लॉक के साथ ही टेंशन भी, रस्सी भी होती तो ये T। तो दिस इज़ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, आप इसको दिखा सकते हो ऐसे। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझानी है फ्री बॉडी डायग्राम में। फ्री बॉडी डायग्राम में जस्ट एक ही काम करना है, पहले तो पर्टिकुलर एलिमेंट को सिस्टम से अलग कर लो और उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उनको दिखा दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए, फिर उसके बाद आपकी क्लास ऑफ कर देंगे आज की। मान लीजिए एक बीकर है मेरे पास और कुछ इस शेप का है। ठीक है,
और उसमें कुछ इस तरीके से 3 बॉल है, मास m1, ये कॉन्टैक्ट में आपस में, ये m2, ये m3। क्लियर है? इन तीनों बॉल्स का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए m1 का दिखाता हूँ मैं आपको बनाकर पहले। m1 ये रही, m1 का वेट नीचे लगेगा, हाँ के ना, m1 इंटू जी, क्योंकि ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो ये बॉडी इसके ऊपर इस तरीके से एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी जो कि क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्लियर है? अब ये भी इसके ऊपर ऐसे लगाएगी कि नहीं लगाएगी बेटा? दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये क्योंकि दीवार से सटा हुआ है बीकर की, तो वहाँ से एक रिएक्शन मिलेगी लेट R1, और नीचे से भी एक रिएक्शन मिलेगी लेट R2। दिस इज़ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास m1। क्लियर है? अगर मैं m2 का दिखाऊं बेटा, तो m2 का वेट नीचे लग रहा होगा m2g, क्योंकि इसने इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाया है तो इसको भी एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी एंड ये होगी वो। ठीक है, दिस इज़ फोर्स n2 ड्यू टू 1। देखिए ये एक्शन और रिएक्शन पेयर ये रहे। क्लियर है बात? और यहाँ से भी इसको एक फोर्स मिलने वाली है, डेट विल बी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। क्लियर है? तो ये m2 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्लियर है? अब 3 की बात करें, m3 की, तो एक तो आपकी वेट लगेगी m3g और एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से मिलेगी, लेट R3 हो गई है। क्लियर है बात आपको? एक फोर्स इधर से मिलेगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ठीक है, और एक रिएक्शन R4 इधर से मिलेगी बेटा, ये वाली रिएक्शन। क्लियर है? और ये कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, तो ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम हो गए किसके? इन तीनों ब्लॉक्स के। क्लियर है? अब आपके लिए क्वेश्चन, क्या आप बीकर का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? बीकर का मास लेट m0 है। क्लियर है बात? चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात जिसके साथ हम मैं क्लास को कंक्लूड करूँगा। मान लो एक ब्लॉक है और वो सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास कितना है? m है। अगर ये कहीं चल नहीं रहा है तो आप बोलोगे सर होगा क्या कि mg इसके ऊपर नीचे लगेगा और रिएक्शन नॉर्मल R ऊपर आएगी, हाँ के ना? और क्योंकि ये चल नहीं रहा है तो दिमाग में ये जा रहा है कि जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स, R इज इक्वल टू mg। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे मान लेते हैं कि ये एक्शन है और ये क्या है? रिएक्शन है। ये गलत है। देखो ज़रा ध्यान से, एक्चुअली में ये किस पर रखा हुआ है? अर्थ पे रखा हुआ है ना? तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है कितने से? mg से। तो ये अर्थ को कितने से अट्रैक्ट कर रहा है? mg से। बेटा ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। क्लियर है बात? अब क्योंकि अर्थ की इस फोर्स की वजह से ये नीचे जाना चाहता था, परंतु अर्थ के जो ये मॉलिक्यूल हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया R ऊपर की तरफ। क्लियर है बात? तो पहले शुरुआत किसने की? अर्थ की सरफेस ने इसके ऊपर क्या लगाया? R लगाया। तो ये अर्थ के ऊपर अब क्या लगाएगा? R लगाएगा। क्लियर है? तो ये है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है, हालांकि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बॉडी कहीं नहीं जा रही, तो मैंने क्या लिख दिया? R इज इक्वल टू mg, लेकिन ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है। और वैसे भी देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैंने अभी भी आपको पीछे बताया था ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेचर भी अलग अलग है, तो एक्शन एंड रिएक्शन कैसे होंगे? क्लियर है? और एक एग्जाम्पल देख लो आप, अगर ये ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर, तो वेट तो नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी। तो बेटा देखो ये तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुए, अपोजिट होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन होनी पड़ती। क्लियर है बात? तो ये आपके एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं होते। ठीक है, आपको पता है mg का एक कंपोनेंट r के बराबर होगा। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये mg cos थीटा, तो r विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, नॉट इक्वल टू mg। क्लियर है? तो ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके बेसिस पर कल मैं आपके साथ 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा, एक तो होगा आपकी लिफ्ट प्रॉब्लम्स और एक होगा कनेक्टेड मोशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।